हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था लोकसभा राज्यसभा के बारे में बहुत बढ़िया से। अगर वो वीडियो ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप खोज लीजिएगा, इस वीडियो का लिंक उस दोनों का आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपका राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। हमने एक बात बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद कितने अंग होते हैं? 3 अंग। याद है आप लोगों को? लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा क्या था? राष्ट्रपति था। अगर बात किया जाए लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद कितना में था? 81 में था। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ कब था? किस अनुच्छेद में? 80 में था। और जबकि संसद की अगर बात किया जाए तो संसद का उल्लेख कितना था? आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। संसद का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया? सभी कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। और जहां तक बात है संसद के तीसरा अंग को नाम क्या है? राष्ट्रपति नाम। क्या नाम है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 से लेके कहा? 62। अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक। तो मैं बारी बारी से 52 से लेके 62 तक सभी अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे, और राष्ट्रपति की चुनाव कैसे हो तभी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में ढंग से सीखिएगा, बारीकी से सब नोट करिए, कॉपी में भी अच्छा रहेगा। इसका पीडीएफ या फोटो इसको भेज के मैं आपको ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी पूरी बात समझ में आने वाला है। ठीक है, जहां तक बात है अनुच्छेद 52 को लेकर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 में लिखा गया क्या है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्लियर है? तो पूछेगा ना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हर सुने ना, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? अनुच्छेद 52 के तहत क्या लिखा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा है। कार्यपालिका की जितना भी ताकत है ना, आप जानते हैं केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। याद होगा आप लोगों को, पढ़ाया गया था। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का जितना भी ताकत होती है ना, सारी किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में। ठीक है, ये अनुच्छेद कितना कहा गया? 53 में कहा। पूछेगा अनुच्छेद 53 का संबंध किससे? अनुच्छेद 53 संबंध किससे? राष्ट्रपति के शक्तियों से। क्या कहा गया उसमें? कार्यपालिका की सारी शक्तियों किसके हाथों में होगी? राष्ट्रपति के हाथों में होगी। ये कह सकते हैं ना कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति होता है। ये अनुच्छेद 53 की बात लिखा गया है। देखिए, कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका सारी शक्ति किसके हाथों में होगी? राष्ट्रपति के हाथों में होगी, राष्ट्रपति के पास होगा। और बात कहा जाए अनुच्छेद 54 को लेकर, तो अनुच्छेद 54 में बताया गया किसके बारे में? निर्वाचक मंडल के बारे में। निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल का वर्णन है अनुच्छेद 54 में। इसमें कहा गया कि कौन कौन जो है मतदाता के रूप में काम करेंगे, कौन कौन मतदाता, कौन कौन राष्ट्रपति को चुन सकता है, इसी के बारे में चर्चा किया गया इसमें। किसमें? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल को लेकर किसमें अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कितना में? 54 में। कितना में? 54 में। पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपसे। निर्वाचक मंडल का उल्लेख, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद कितना में कहा गया है? अनुच्छेद कितना में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद कितना में? 54 में। कितना है? 54 में। और जहां तक बात है निर्वाचक मंडल में क्या कहा गया है, इसके तरफ किसके बारे में बताया गया है? मतदाता का। मतदाता ग्रुप में कौन कौन होंगे? तो मैंने यहाँ पे नोट किया कि मतदाता कौन 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 राष्ट्रपति को चुनता कौन कौन है। देखिए, चुनने वाले कौन कौन होते हैं? एलएस लोकसभा। एलएस से क्या होता है? लोकसभा। आरएस राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के जो निर्वाचित जितना भी मेंबर होते हैं, इन लोकसभा 543, राज्यसभा 243, याद है 245। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जितना भी निर्वाचित मेंबर होते हैं वह सभी राष्ट्रपति को चुनने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, दूसरा और क्या कि विधानसभा के जितना निर्वाचित है, देखिए यहाँ विधानसभा निर्वाचित और राज्यसभा के संसद रूप में कौन थे? सदस्य कौन होता है? यही तो विधानसभा निर्वाचित सदस्य। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चुनाता नहीं है राज्यसभा में। तो याद करना, सभी राज्य के, टोटल राज्य के, यहाँ पे कहा गया है टोटल राज्य के विधानसभा के जितना भी निर्वाचित होकर सदस्य चुने जाते हैं वे सभी राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और एक बात और, केंद्र शासित प्रदेश से नहीं आता। लेकिन क्या किया गया है? 77वां संविधान संशोधन 1992 के तहत
70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को यह मान्यता दे दी गई है। इतना कह दिया गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी की जितना ही विधानसभा के जो मेंबर होंगे, जो निर्वाचित मेंबर होंगे, वे सभी भी राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या बताया आपको राष्ट्रपति के बारे में। भारत एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। 53 क्या है, केंद्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। सारी शक्ति किसके हाथों में होगी, राष्ट्रपति के हाथों में। 53। 54 क्या कहा गया, निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में। निर्वाचक मंडल क्या होता है, जिसके अंतर्गत मतदाता का शामिल किया जाता है, मतदाता का बताया जाता है। तो मतदाता कौन कौन है राष्ट्रपति चुनने वाले, वो कौन कौन है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। दूसरा कौन थे, सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा क्या था कि 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसको शामिल किया गया है, दिल्ली और पुडुचेरी के जितना ही विधानसभा निर्वाचित मेंबर है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया राष्ट्रपति चुनता कौन कौन है। अब जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया कैसे होता है, कैसे चुना जाता है। ये चुनने वाले होते हैं, चुनने का तरीका क्या है, इसका प्रक्रिया क्या। तो जहां तक बात है राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख की बात आता है तो अनुच्छेद कितना जाता है, 55 में। अनुच्छेद कितना में, 55 में। पूछे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख, राष्ट्रपति जो चुनाव की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, किसमें किया गया, अनुच्छेद 55 में किया गया। किसमें बाबू, अनुच्छेद 55। जहां तक बात आया ना राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, कैसे चुनाव होता है, इसकी चुनाव होता है समान अनुपातिक रूप में एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। गुप्त पद्धति होता है, चुप्पे चुप्पे, गुप्त माने अपने में ही, ठीक है, गुप्त मत पद्धति के द्वारा, किसी को बताकर नहीं। ऐसे में मतदाता जो चुना जाता है इसमें मत पत्र के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति जब भी चयन करता है ना तो मत पत्र के द्वारा। मत पत्र क्या होता है, मत पत्र आप देखे होंगे, मत पत्र के बारे में आप सुने भी होंगे मत पत्र के बारे में कि साइलेंट वोटर होता है, ये मत अपना पत्र डालिए, अपना चले जाइए, कोई देख नहीं रहा है, गुप्त मत पत्र हुआ। ठीक है, तो मत पत्र दो तरह के होते हैं, एक लाल मत पत्र होता है, हरा मत पत्र होता है। याद करना, मत पत्र कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक लाल मत पत्र होते हैं और एक हरा मत पत्र होते हैं। लाल मत पत्र कौन डालता है, सांसद डालता है जो लोकसभा का हो गया, और हरा मत पत्र कौन डालता है, विधायक जो राज्यसभा के। ठीक है, तो बाबू रे राष्ट्रपति की बात जहां तक आया, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, चुना किया जाता है गुप्त मत पद्धति के द्वारा, और कैसे, समान अनुपातिक में, समान अनुपात में एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, मत पत्र के द्वारा होता है। ओके, अब जहां तक बात है मत पत्र कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, लाल मत पत्र और दूसरा हरा मत पत्र। लाल मत पत्र कौन डालता है, सांसद। हरा कौन यूज करता है, विधायक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जहां तक बात आया ना, अगर हमारे समान अनुपातिक हो गया, समान हो गया, तो उस समय क्या होता है कि वरीयता कर दिया जाता है, वरीयता के आधार, वरीयता के आधार पर भी राष्ट्रपति क्या होता है, चुनाव होता। याद करना, राष्ट्रपति का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वरीयता के आधार। किसके आधार पे, वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पार्ट बाई पार्ट में आपको लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट याद करना। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किसके आधार पर होता है, वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव होता है। एक बात लिखा मैंने कि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वाधिक पहली पसंद और न्यूनतम वैध मत का होना जरूरी होता है। मतलब क्या, सबसे ज्यादा किस, कौन सा मत पत्र आया है, किसकी पहली पसंद, किस क्या चीज है, किसकी है, सबसे पहले जो वोटिंग किया है ना, पहली पसंद के रूप में किसको चुना गया है। अगर सबसे ज्यादा जिसको चुना जाता है पहली पसंद के रूप में, उसी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और जहां तक बात है कुल न्यूनतम वैध मत का, तो न्यूनतम वैध मत कैसे निकाला जाता है, जितना वोट डाला है वो, और राष्ट्रपति खुद अपना ही वोट डालेगा वो +1। लिखा है न्यूनतम वैध मत क्या होता है, कुल डाले गए वैध मत जितना वोटिंग हुआ वो, अब बट राष्ट्रपति खुद अपना, अब प्लस कितना 1, अब प्लस कितना 1, इतना फॉर्मूला पर सेट किया जाएगा तो निकलता है न्यूनतम वैध मत निकलता है। इसका होना बहुत जरूरी है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक बात आया राष्ट्रपति का चुनाव करवाता, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है बाबू केंद्रीय निर्वाचन आयोग। मैंने बताया था निर्वाचन आयोग को लेकर, याद पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित कौन करता है, निर्वाचन आयोग का। राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। और मैंने बताया था निर्वाचन आयोग दो तरह, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग और एक राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती जो राज्य व्यवस्था होती है उसकी चुनाव, जो पंचायत का चुनाव जो करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन करता है, लोकसभा, विधानसभा
इसकी चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। कितना अनुच्छेद के तहत पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति क्या की जाती है? चुनाव किया जाती है, कराती है कौन? केंद्रीय निर्वाचन। और केंद्रीय निर्वाचन के आयोग की जो अगर अधिकारी माना जाए, उस निर्वाचन के अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया जाता है? जो लोकसभा को मेन प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाता कौन है? लोकसभा। मेन कौन होता है? लोकसभा होता है। और जहां तक बात आई इसकी महासचिव के रूप में कौन होता है? वह आईएएस होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। एक बार फिर पुनः से सुन लेंगे, बहुत ईजी से। हमने बताया क्या चीज? संसद के 3 लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को लेख 81, राज्यसभा को लेख 80, राष्ट्रपति को लेख 52 से 62। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत एक राष्ट्रपति होगा। 53 का कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा। और क्या कहा गया उसमें कि सारी शक्ति किसके हाथों में होगी? राष्ट्रपति के हाथों में होगी। 54 अनुच्छेद क्या गया है? अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल में क्या होगा? मतदाता रखा जाए। कौन कौन मतदाता होता है जानेंगे आप लोग कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दूसरा सभी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य। और कितना संविधान संशोधन? 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत उसको जोड़ा गया है। ये मैंने आपको 54 बताया। 55 में क्या बताया कि राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया कैसे होती है? चुनावी प्रक्रिया को उल्लेख कहा किया गया? अनुच्छेद 55 में। कैसे होता है इसका चुनाव? गुप्त मत पद्धति के द्वारा, समान अनुपातिक रूप में, एकल संक्रमणीय के रूप में। ठीक है, और जहां तक बात आया, चुनाव जो होता है वो मतपत्र के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चयन जो होता है वो मतपत्र के द्वारा। मतपत्र कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, लाल मतपत्र होता है और एक हरा मतपत्र होता है। लाल मतपत्र कौन डालता है? सांसद डालता है। हरा कौन डालता है? विधायक डालता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। और कभी कभी बता मैंने ये भी बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो वरीयता के आधार पर चुनाव किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में यही बताया मैंने कि चुनाव जो होता है और जिसकी सबसे पहली पसंद ज्यादा होती है और न्यूनतम वैध ज्यादा होती है, उसी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और ये जो राष्ट्रपति जो चुनाव जो करवाने का जिम्मेवारी किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति चुनाव की कराने की जिम्मेवारी जो होती है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है। अनुच्छेद कितना के तहत? 324 के तहत। अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, और कहने मैंने बताया क्या बताया मैंने आपको कि जो इसकी जो भूमिका निभाता है अधिकारी के रूप में निर्वाचन के, वो कौन होता है? लोकसभा। मेन प्राथमिकता किसको होती है? लोकसभा मेन होता है इसमें। ठीक है, और क्या बताया मैंने कि अगर महासचिव की बात की जाए इसकी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की महासचिव के रूप में कौन होता है? तो आपको आईएएस होता है। आईएएस कराता है इसको चुनाव, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष। ये जो लोकसभा का अध्यक्ष चाहेगा, जिसको राष्ट्रपति, जिसको बहुमत ज्यादा होगा लोकसभा में, ऑटोमेटिक सरकार उसका क्या हो जाएगा? उसी के कोई राष्ट्रपति बना देगा, उसी नहीं आदमी। तो मैंने आपको बताया इतना अच्छी बात है, और बताने वाला हूँ और कुछ आगे अनुच्छेद। इससे पहले तो क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आखिरी एक डायग्राम खींच के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा समझा के खाली पूरा पूरा दिखा दे रहा हूँ कि ये होती है किसमें? राष्ट्रपति के अंदर। इसको जल्दी से आप नोट कर लें। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उस विवाद को निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। एक बात और याद करना, 30 दिन के अंदर जो उम्मीदवार जो है, राष्ट्रपति जो उम्मीदवार है वो FIR कर सकता है। होता है ना FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, 30 दिन के अंदर उम्मीदवार जो है अपना FIR कर सकता है। तो एक बात तुम्हें पूछेगा, सर राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उसका कोई जमानत राशि होगा, तो उसका जमानत राशि कितना होता है? 15,000, जो RBI में होना चाहिए। RBI बैंक में जमानत इसका पैसा होना चाहिए। तो RBI बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? 15,000 पे रहेगा, तब भी उस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और साथ ही साथ कहीं सुना है कि किसी का जमानत जब्त कब होता है? अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, अगर उसको कुल वैध मत का 1/6 हिस्सा अगर प्राप्त नहीं हो उसको, तो उसका जो जमानत सिर्फ 15,000 रुपये दिया था वो क्या होगा? जब्त कर लिया जाएगा। ये होता है जमानत राशि के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। राष्ट्रपति का विवाद हुआ चुनाव में तो कौन निपटारा करेगा? सर्वोच्च न्यायालय।
उम्मीदवार कितना दिन के अंदर एफआईआर करेगा? 30 दिन के अंदर। राष्ट्र चुनाव में जमानत राशि कितना होती है? 15,000 होती है। कहाँ होना चाहिए? आरबीआई में होना चाहिए। जमानत कब जब्त होगी इसकी? राष्ट्रपति की कुल वैध मत 1/6 प्राप्त नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 56 की बात की जाए, 55 तो उसमें सीखा, 56 में बात की जाए तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति कितने साल के लिए होते हैं? अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है कितने वर्षों के लिए होते हैं? 5 वर्षों के लिए हो। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। मान लिया जाए कि 5 वर्ष से पहले किसी कारणवश, कोई भी कारण हो गया, किसी कारणवश उसका पद खाली हो गया, सीट खाली हो गया, तो उस सीट पर भरने के, सीट को भरने के लिए, उस पद को भरने के लिए पता क्या होता है? उस सीट को भरने के लिए पुनः 6 महीना के अंदर ही चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। देखो लिखा हुआ है किस कारणवश 5 वर्ष के अंदर पद रिक्त हो जाए तो 6 महीना के अंदर पुनः क्या होगा? चयन। जो चयन, जो नया उम्मीदवार जो बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, वो कितने वर्षों के लिए बनेगा? 5 वर्ष के लिए। माने 2 साल रहा, छोड़ दिया पद, 3 साल रहे, नहीं, कितना पूरा से 5 वर्ष के लिए रहेगा। अनुच्छेद कहां लिखा गया? 56। ठीक है। अनुच्छेद 57 की बात की जाए तब पुनर्निर्वाचन को लेकर, पुनर्निर्वाचन ने क्या चीज? पुनः चुनाव लड़ सकता है। एक राष्ट्रपति जो होता है, अगर पद खाली कर दिया जाए, एक बार हार गया और एक बार छोड़ दिया पद को, दोबारा लड़ना चाहता है, लड़ सकता है। एक राष्ट्रपति का चुनाव बहुत बार लड़ सकता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 57 में कहा गया। और अनुच्छेद 58 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 58 में क्या किया गया? राष्ट्रपति की योग्यता, यानी क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति होने के लिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होना चाहिए। आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको न पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए। और एक बात और, यानी लोकसभा की पूरी योग्यता आपके अंदर होगी तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यही मैंने पॉइंट लिखा अनुच्छेद 58 में। देखिए, नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। जैसे लोकसभा के लिए कितना था? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष था, लेकिन उसका राज्यसभा का जो सभापति होता था, जो उपराष्ट्रपति होता था, उसका खाली कोई था 35 वर्ष। हाँ यार ना, राज्यसभा का जो सभापति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और होता है उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना, वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा। ठीक है। और यहाँ बताया मैंने कि लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। ये मैंने अनुच्छेद 58 की चर्चा की। जहां तक बात है अनुच्छेद 59 को लेकर, तो इसमें शर्त रखा गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्त रखा गया है। क्या रखा गया है? कि सुनो, अगर कोई संसद के या लोकसभा या राज्यसभा कोई सदन के, अगर उसका कोई मेंबर है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर लड़ेगा ना तो उसकी जो पहले का जो सीट है, जो पद है, वो क्या, ऐसा कहा गया पहला शर्त में, इसमें अनुच्छेद 59। दूसरा कहा गया कि देखो, वेतन भत्ता में सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति की, ये सब मिलते रहेगा भाई। तीसरा, उसके साथ क्या होगा? 50 को अनुमोदन करने वाला और 50 को प्रस्तावक प्रस्ताव देने वाला उसके पास रहना चाहिए। राष्ट्रपति के पास हमेशा 50 को अनुमोदक, 50 को प्रस्तावक होना चाहिए, कंफर्म है। ठीक है। जहां तक बात है, इसके लिए एक आवास होगा, घर होना चाहिए, राष्ट्रपति भवन होता है ना, वो निःशुल्क होनी चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ये शर्त उल्लेख किया गया किसमें? अनुच्छेद 59। और जहां तक बात है, एक लास्ट अनुच्छेद, जिसका नाम क्या है? अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है पता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाता है। काहे दिलवाता है? ताकि संविधान में क्या करे? रक्षा करे और जन कल्याण के लिए कार्य करे। ये तो मैंने बताया आपको राष्ट्रपति की पूरी बात। ठीक है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको संसद में कैसे कानून बनाया जाता है। लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास कर दिया, राष्ट्रपति पास नहीं करेगा वह कानून बनेगा। इसके बता रहे हैं कैसे कैसे कानून बनता है, कैसे बिल पेश होता है, कैसे विधेयक आता है और कैसे उस पर बहस होती है। तमाम मुद्दों को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरी बात समझ में आया आपको। राष्ट्रपति की पूरी बात आपको मैं रखा हूँ छोटे से तौर पे, बहुत कम शब्दों में मेन बात को रख दिया। ठीक है। अगर इसकी क्लास दिया जाए ना, समझाते हुए चलेंगे ना इसको, तो बहुत लंबा, एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है टॉपिक है, बहुत लंबा क्लास चलने वाला इसका। ठीक है। तो मैंने मेन बात को नोट किया हूं ताकि आपको एक बार देख लीजिए, माइंड से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए। अगर अच्छा लगता है जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।